हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, यह एक ऐसी फ्री वीडियो सीरीज है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण सामान्य अध्ययन को याद करेंगे। आवश्यकता अनुसार याद करने हेतु हम ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन जहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं है वहां अनावश्यक ट्रिक हम नहीं बनाएंगे। सीरीज के प्रत्येक वीडियो में मैंने 25 प्रश्न सम्मिलित किए हैं और कोशिश की है कि सामान्य अध्ययन के किसी भी टॉपिक का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने ना पाए। वीडियो के अन्य भाग देखने हेतु प्ले लिस्ट का लिंक मैंने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस सीरीज के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। दोस्तों, यह वीडियो का भाग 5 है और अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो चूंकि हमें प्रश्न से ही उत्तर निकालना है, इसलिए प्रश्न के विशेष शब्दों को हम ध्यान देते हैं। इस प्रश्न में विशेष शब्द मिल रहा है हमें प्राचीनतम सिक्का। आज यदि हम इस सिक्के की बात करें तो हम जानते हैं कि उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से भले उसका बहुत उपयोग है, लेकिन यदि हम उससे कुछ खरीदना चाहें तो हम नहीं खरीद सकते। तो याद रखने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि प्राचीनतम सिक्का आपको कोई दे रहा है, यानी अर्पण कर रहा है। यहाँ पे अर्पण है ना, काशार्पण, अर्पण कर रहा है। तो क्या होगा, आप आहत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी होंगे? क्योंकि ये आपके लिए यूजलेस है। यदि कोई प्राचीन सिक्का भी देता, चलो भाई कुछ दिन पुराना है तो एक बार चल भी सकता था, लेकिन ये तो प्राचीनतम है, बहुत ही पुराना। ये जब आपको अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा, तो आप आहत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है और इसे साहित्य में क्या कहा गया है? काशार्पण। अगला है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था या किन शासकों ने किया था। अब फिर से प्रश्न में ध्यान दीजिए ताकि हमें अपना उत्तर प्रश्न से ही मिल जाए। तो सिक्कों पर लेख लिखना, सिक्कों पर लेख लिखना, सिक्का अपने आप में ही छोटा सा रहता है, उसमें भी अगर लेख लिखना पड़े, पूरा निबंध लिखना पड़े, तो ये कठिन काम हो जाता है। तो यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं कि सिक्कों पर लेख लिखने की कोशिश बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन सफल नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो बनता ही नहीं था, छोटा सा था, लिखते ही नहीं बनता था। अचानक कोशिश करते करते किसी शासक ने एक दिन सिक्कों पर लेख लिख दिया, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इस तरह सिक्कों पर लेख, ये बन गया, बन गया, बन गया। ये देखिए, ये है ना, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बोल बोल के वो सबको दिखाने लगे। तो ये बन से आपको यवन शासक याद आ जाएगा। अगला है, किस शासक की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत का प्रमाण मिलता है? कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। याद रखने के लिए प्रश्न के शब्दों में ध्यान दीजिए। शासक की वीणा बजाती हुई मुद्रा, यानी ये शासक एक ऐसी मुद्रा में बैठा है जिससे पता चल रहा है कि वो वीणा बजा रहा है। तो ये शासक क्या करता रहा होगा? अलग अलग काम करते समय अलग अलग मुद्राओं में बैठता रहा होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मुद्रा इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है। तो मुद्रा से आपको मुद्र और समुद्रगुप्त आसानी से याद आ जाएगा। वीणा बजाती हुई मुद्रा तो मुद्रागुप्त, खाना खाने वाली मुद्रा फिर से मुद्रागुप्त, नहाने वाली मुद्रा फिर से मुद्रागुप्त, यानी मुद्रगुप्त, मुद्रागुप्त से आपको समुद्रगुप्त आसानी से याद आ जाएगा। अगला है, पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ये मिले हैं अरिकमेडु से। याद रखने के लिए प्रश्न में ध्यान दीजिए। पुदुचेरी, ऐसा लग रहा है कोई पिद्दी सा बच्चा रो रहा है और सिक्के मांग रहा है, कॉइन मांग रहा है। तो एक पिद्दी सा बच्चा, छोटा सा बच्चा रोएगा और सिक्के मांगेगा, तो आप क्या बोलेंगे? अरे क्या मैं दे दूं, अरे क्या मैं दे दूं। यहाँ पे है ना अरिकमेडु, अरे क्या मैं दे दूं। और यदि उसके माता पिता की परमिशन मिलेगी तो आप दे देंगे। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। फिर है, सबसे पहले भारत के संबंध किन देशों से स्थापित हुए? ये हुए थे बर्मा, मलाया, कंबोडिया एवं जावा। याद रखने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि संबंध उन्हीं देशों से स्थापित हुए होंगे जहां संबंध स्थापित करने लायक रहा होगा। फालतू जगह पे तो संबंध स्थापित नहीं किए गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, वर्मा, जहाँ पे वरमाला डाली यानी शादी हुई, रिश्तेदारी हुई, वहां पे अपने आप संबंध स्थापित हो जाएगा। फिर है मलाया, मलाई खाने को जहाँ पे मिली, पैसा, मलाई, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिली, तो वहां पे संबंध स्थापित हुआ होगा। इसके बाद कम्बोडिया, यानी जहाँ के लोगों की बॉडी कम रही होगी, बॉडी बिल्डर ज्यादा नहीं रहे होंगे। ज्यादा बॉडी वाला होगा तो लड़ाई करेगा, इसलिए कम बॉडी वाले से, यानी कमजोर देश से। और ऐसा देश जहाँ पे जॉब मिल जाए, यानी बेरोजगारी की समस्या ना हो, ऐसा मान लेंगे हम, तो ये हमें आसानी से याद आ जाएगा। इसके बाद है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि एक तिथि रहित अभिलेख है, यानी तिथि नहीं है इसमें, किस शासक से संबंधित है? तो प्रश्न में ध्यान दीजिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम, ऐसा लग रहा है हाथी गुम हो गया है। अब किसी का हाथी गुम गया है, वो पूछ रहा है सबसे कि भाई क्या आपने मेरा हाथी देखा है, हाथी देखा है? तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया कि कल ही, ये देखिए, कल ही, कलिंग,
कल ही मैंने उसे देखा था, वो बोरवेल में पानी पी रहा था, बोरवेल के पास पानी पी रहा था। कल ही मैंने उसे देखा है, आपके हाथी को देखा है, वो बोरवेल के पास पानी पी रहा था। हाथी गुम, हाथी गुम, हाथी गुम ऐसे याद करेंगे तो आपको कलिंग राजा खारवेल अपने आप याद आ जाएगा। अगला है जूनागढ़, गिरनार। गुजरात के जूनागढ़ जिले का गिरनार पर्वत है ये अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है रुद्रदामन से। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये जूना है और ये गिर, यानी जूनियर गिर गया, बच्चा गिर गया या बच्चा गिर जाता है। तो बच्चा गिर जाता है बार बार, तो आप क्या करेंगे? उसे कहेंगे रुक, दामन पकड़ ले। रुक और अपने माता पिता में से किसी का दामन पकड़ ले। तो दामन पकड़ लेगा तो गिरेगा नहीं। तो जूना गिर, जूनियर जो है वो गिर जा रहा है, इसलिए रुक, दामन पकड़ ले। दोस्तों, प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उनमें मैं ज्यादा हेर फेर नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा जो हमें समझ में आता है उसी से मैं उत्तर ढूंढ लेता हूँ, ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो कि इस शब्द को मॉडिफाई करके हमने क्या अर्थ निकाला था। फिर है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? अब सीधा सीधा दिख रहा है नासिक, नासिक। जो सिक नहीं होगा, जो बीमार नहीं होगा, मतलब कैसा होगा वो होगा बलशाली। ये है ना बलश्री, बलश्री, वो बलशाली होगा। यानी नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। फिर है प्रयाग स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि स्तंभ पर आग लगा दी किसी ने, स्तंभ पर आग लगा दी किसी ने, और लेख जो था वो नष्ट हो गया, है ना। यहाँ पे स्तंभ पर आग लगा दी और लेख नष्ट हो गया। यानी किसी ने मुद्रा देकर, ये है ना मुद्रा, पैसे देकर गुप्त रूप से आग लगवाई होगी। किसी ने मुद्रा देकर गुप्त रूप से आग लगवा दी, तो वो लेख नष्ट हो गया और अब इतिहास की जानकारी मिल ही नहीं रही है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। फिर एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये है पुलकेशिन द्वितीय से। अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, एहोल, ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है ये होल, ये होल, ये होल, तब दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि भाई ये होल नहीं है, ये पूरा का पूरा पुल है, ये पुल है, ब्रिज है। और कैसा ब्रिज है? दोनों तरफ से खुला हुआ है, द्वितीय, यानी जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो ये होल नहीं है, ये पुल है, और वन वे नहीं है, दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। फिर है मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। इसे याद रखने के लिए प्रश्न में ध्यान दीजिए, मंदसौर अभिलेख यानी मंद सौर ऊर्जा, मंद सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी या ऊर्जा धीरे धीरे मंद किसी में पड़ रही है। यहाँ मान लीजिए माल में पड़ रही है, देखिए माल में पड़ रही है, तो माल क्या हो गया? वार्म हो गया, गर्म हो गया, वार्म गर्म, माल और गर्म, माल और वार्म यानी माल और गर्म। तो सौर ऊर्जा मंद धीरे धीरे किसी माल में पड़ेगी तो माल क्या होगा? वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वार्म सभी जानते हैं, WARM, तो वार्म यानी गर्म हो जाएगा। ऐसे मालवा नरेश यशोवर्मन याद आएगा। अगला है ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख में एक शब्द क्या है? ग्वाला। ग्वाला जो दूध बेचता है या दूध देता है, तो ग्वाला प्रति लीटर के हिसाब से हमें दूध देता है और उसी से हम भोज का आयोजन कर रहे हैं। भोज समझ रहे हैं? तो ग्वाला हमें दूध दे रहा है और प्रति लीटर के पैसे ले रहा है और उसी से हम भोज का आयोजन कर रहे हैं। फिर देखिए भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ा था, लेकिन इसके साथ गिरनार है, यानी जूनियर गिर गया। जूनियर क्या हुआ? गिर गया। तब हमने उसे बोला कि रुक, दामन थाम ले, और दामन पकड़ के चल तो नहीं गिरेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? जूनागढ़ के साथ भितरी है, यानी कोई भीतर ले गया है जूनियर को, छोटे बच्चे को कोई भीतर ले गया है, अंदर ले गया है। जूनियर है ना, ये जूनियर को कोई भीतर ले गया है। इसका मतलब क्या हुआ? वो किसी गुप्त कंदरा में ले गया है, गुप्त कंदरा में ले गया है। कंदरा यानी गुफा, तो स्कंद गुप्त ऐसे आपको याद आ जाएगा। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह है बंगाल शासक विजयसेन से। याद रखने के लिए ध्यान दीजिए, देपाड़ा, ऐसा लग रहा है दे पड़ा पड़। अब दे पड़ा पड़ मतलब क्या? पड़ की आवाज कहाँ आएगी? जब गाल में थप्पड़ मारे जाएंगे। तो यहाँ पे है ना बंगाल, गाल में थप्पड़ मार के विजयी हो गया, जीत गया। युद्ध था या लड़ाई थी, वहां पे गाल में दे थप्पड़ दे पड़ा मार के विजयी हो गया। इसके बाद है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कहलाती है नागर शैली, और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती है द्राविड़ शैली। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि उत्तर की ओर मंदिर बनाने के लिए
जा रहे थे तो वहां बताया गया कि ना घर यहाँ घर नहीं बनाना है, ना घर यहाँ घर मत बनाओ, यहाँ मंदिर मत बनाओ, क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है, पाकिस्तान और भारत का झमेला चल रहा है। जम्मू कश्मीर है ना उत्तर भारत में, तो उत्तर की ओर मंदिर या घर मत बनाओ, ना घर ना घर ना घर, क्योंकि विवादित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। तब बोले कि ठीक है यार चलो हम दक्षिण की ओर बना लेते हैं, तो दक्षिण की तरफ गए, दक्षिण भारत की तरफ गए। लेकिन वहां क्या प्रॉब्लम हो गई, वहां है द्राविड़ विड़ विड़ भीड़, वहां पे भीड़ है, ये है ना भीड़। तो उत्तर में ना घर घर ना बनाओ पहले ही मना कर दिए, जम्मू कश्मीर पड़ता है, विवादित क्षेत्र है। और दक्षिण में बोल दिए कि भाई उत्तर में कोई रहता नहीं है तो सब दक्षिण में भाग जा रहे हैं, इसलिए दक्षिण में भीड़ है, ये है ना भीड़, द्राविड़ द्राविड़। तो उत्तर भारत की शैली कहला जाती है नागर शैली और दक्षिण भारत की शैली कहलाती है द्राविड़ शैली। फिर अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। याद करने के लिए ऐसा मान लीजिए कि अभी लिखो, है ना ये अभिलेख, अभी लिखो और अध्ययन करो, पढ़ाई करो, अभी लिखो पढ़ो। किसी को डांटा जा रहा है कि अभी लिखो पढ़ो, अभी लिखो पढ़ो, एकदम घूमो फिरो मत, अभी लिखो पढ़ो, बैठ जाओ। तब वो बैठने ही वाला था, लेकिन फिर उसे बोले नहीं नहीं ई पी लो, ये जो चाय रखा है इसको पी लो, ई पी लो, इसके बाद पढ़ने बैठो। पहले बोल दिए अभी बैठो, अभी लिखो, अध्ययन करो, लेकिन जब वो बैठने लगा तो बोले ठीक है काम करो, चाय पी लो, ई चाय पी लो, इसके बाद बैठो। तो ईपीग्राफी। इसके बाद है किन मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ा है और इसे क्या कहा गया है। तो उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, इन दोनों का प्रभाव पड़ा है दक्षिणापथ के मंदिर में, जिसे वेसर शैली कहा गया है, वेसर शैली। ये एक तीसरी शैली हो गई। हमने उत्तर भारत में पढ़ी थी नागर, यानी जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में है तो ना घर, वहां घर मत बनाओ। इस चक्कर में उत्तर वाले सभी दक्षिण में आ गए तो दक्षिण में भीड़ हो गई, वीड़ वीड़ वीड़, तो द्रविड़ शैली। अब इन दोनों शैलियों का असर जिन मंदिरों में देखने को मिलता है उन्हें माना जाता है कि ये वेसर शैली के मंदिर हैं। तो वेसर कैसे याद रहेगा और वेसर शैली का उदाहरण दक्षिणापथ के मंदिर कैसे याद रहेंगे। देखिए, ना उत्तर तरफ बन पाया नागर शैली में, ना दक्षिण तरफ बन पाया द्रविड़ शैली में। तो एक काम करो, ना उत्तर में ना दक्षिण में, पथ के बीच में चले जाओ, उत्तर से दक्षिण के बीच में, पथ में, रास्ते में ही किसी से दक्षिणा मांग लो, जमीन मांग लो दक्षिणा में मंदिर के लिए, और वहीं पे बेस डाल के मंदिर बनाना शुरू कर दो। तो ऐसे आपको याद रहेगा। अगला है पंचायतन शब्द किससे संबंधित है। पंचायतन शब्द संबंधित है मंदिर रचना शैली से। इसे याद करने के 3 तरीके हैं। एक तो हो गया पंच लोग आए और आयतन माप रहे हैं, पंच आयतन, पंच लोग आए, पंच सरपंच लोग, और आयतन माप रहे हैं, किस लिए, मंदिर बनाने के लिए। दूसरा तरीका है कि पंच चाय, 5 चाय लेके आओ, 5 चाय लेके आओ, कहाँ लेके आओ, मंदिर में लेके आओ। और तीसरा तरीका है कि पंचाय, 5 लोगों की आय, 5 लोगों की आय भी अभी कम पड़ रही है क्योंकि अभी मंदी का माहौल है, मंदी है ना, ये मंदी का माहौल है, रिसेशन का माहौल है, कोरोना के कारण रिसेशन चल रहा है, इसलिए 5 लोगों की आय भी कम पड़ रही है। तो पंचायतन मंदिर रचना शैली से संबंधित शब्द है। अगला है यदि एक हिंदू मंदिर में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, यानी एक ये मुख्य मंदिर है और 4 सहायक मंदिर ऐसे उसको घेर के रखे हों, तो इसे किस शैली का मंदिर कहा जाएगा। ये कहलाएगा पंचायतन शैली का मंदिर। ये तो देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये पंचायतन शैली का मंदिर है। अगर एक मुख्य मंदिर है बीच में, उसे 4 छोटे छोटे मंदिरों ने घेर रखा है, तो टोटल इसमें 5 मंदिर हो जाते हैं, पंचायतन। या फिर ऐसा समझ में आता है कि बीच में एक मुखिया बैठा है, सरपंच बैठा हुआ है और 4 पंच बैठे हुए हैं, तो टोटल सभी मिलके 5 हो गए, पंचायत सी लगी हुई है, तो पंचायतन ऐसे आपको याद आएगा। फिर पंचायतन मंदिर शैली में बने प्रमुख मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर व गोंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित हैं। ये पंचायतन शैली में बनाए गए हैं, यानी एक बीच में और 4 उसको घेरे हुए। आप तो देखकर भी ऐसे मंदिर पहचान लेंगे आसानी से। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, ऐसा मान लीजिए कंदरा में कोई घुस गया, बहुत गर्मी लग रही है तो बार बार खुजा रहा है, खजुराहो खुजा रहा है। फिर है ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर ईश्वर, तो यहाँ पे ईश्वर है इसलिए भुवनेश्वर। अगला है लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्य और मन में आप कोई लक्ष्य बना के रखे हैं तो क्या करेंगे, सिर खुजाएंगे। देखिए खजुराहो खुजा रहा है सिर, क्योंकि उसने कोई लक्ष्य मन में बना के रखा है और उसके बारे में सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, तो लक्ष्मण खजुराहो। अगला है दशावतार मंदिर। तो जिस एरिया में 10 अवतार हो जाएंगे भगवान के, इसका मतलब उतरे हैं वहां ईश्वर, उतरा, तो ये उत्तर प्रदेश, ईश्वर उतरे हैं वहां पे, और वो पूरा का पूरा एरिया ही देवगढ़ कहलाने लगा, देवताओं का गढ़ कहलाने लगा। क्यों, क्योंकि वहां पे 10-10 देवताओं ने अवतार ले लिया है। तो दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, यानी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बचता है लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, और गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है।
तो इन दोनों की ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बना के मुझे बताइए। अगला है मानव विकास के जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध है उसे क्या कहा जाता है। तो लिखित विवरण हमें जिसका मिलता है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल, क्योंकि लिखा हुआ मिल गया, हमने उसे पढ़ लिया तो हमको इतिहास पता चल गया, इसलिए वो ऐतिहासिक काल कहला जाता है। अगला प्रश्न है मानव विकास के जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है यानी इतिहास जानकारी की दिशा में जो प्रगति हो रही थी उसका ह्रास हो गया, रुक गई, प्रगति रुक गई। इतिहास जानने की दिशा में जो प्रगति होनी चाहिए थी वो रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि उस काल का कोई लिखित विवरण ही नहीं मिला। अब लिखित विवरण नहीं मिला तो हमें इतिहास कैसे पता चलेगा। यहाँ पे लिखित विवरण मिल गया तो ऐतिहासिक काल हो गया इतिहास। इसके बाद है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं वह कौन सा काल कहलाता है। तो 3 काल हुए, एक तो लिखित विवरण उपलब्ध है तो वो ऐतिहासिक काल हो गया, दूसरा लिखित विवरण उपलब्ध ही नहीं है यानी इतिहास जानने से संबंधित जो प्रगति हो रही थी उसका ह्रास होने लगा, रुक गई। इसके बाद आ गया है लेखन कला के प्रचलन के बाद भी यानी लिखा गया है इतिहास पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लिखा गया लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसा मान लीजिए कि वो आज का समय है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों? क्योंकि आज इतिहास की इतनी सारी बुक हैं, लिखी हुई हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, पढ़ने का मन ही नहीं करता, नींद आती है, टीवी देखते हैं। तो लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, इतिहास पढ़ा नहीं जा सका है, यानी आज का समय है, एक से गाइड बुक उपलब्ध है लेकिन हम क्या करते हैं? पढ़ते ही नहीं है, स्मार्टफोन चलाते हैं। तो वो आद्य ऐतिहासिक काल कहला गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला है आदि मानव ने किस काल में आग और किस काल में पहिए का आविष्कार किया था। इसे याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि आग शुरू में आई, पहिया बाद में आया। क्यों? क्योंकि पत्थर थे और पहले आग आई, इसलिए क्या हुआ? पूरा पाषाण जल गया, पूरा का पूरा पाषाण या पूरा का पूरा पत्थर जल गया, उपकरण जल गए, औजार जल गए। तब इंसान के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसलिए उसने पहिए का आविष्कार किया कि भाई अब यहाँ से चलो दूसरी जगह, यहाँ कुछ नहीं बचा है। दोस्तों ये सिर्फ याद करने के लिए है, वास्तव में पत्थर कभी जलता उलता नहीं है, इसलिए इसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। तो पहले आग का आविष्कार हुआ जिसके कारण क्या हुआ? पूरा का पूरा पाषाण यानी पत्थर का उपकरण वगैरह जल गया। इसलिए बाद में किसका आविष्कार किया? पहिया का किया। ये देखिए नव पाषाण काल, अभी बाद में पहिया का आविष्कार किया ताकि उस एरिया से वो जा सकें दूसरी जगह। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। गिने चुने 2-4 लोग सिर्फ आंसर देते हैं, बाकी लोग नहीं बताते। मुझे पता ही नहीं चलता कि कुछ याद हुआ है या नहीं। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में मानव के मनोरंजन एवं जीविका का मुख्य आधार क्या था? ये था शिकार करना। याद रखने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि पूरा पाषाण, ऐसे लग रहा है पूरा का पूरा पाषाण जल गया। हमने भी पढ़ा ना, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। तो पूरा पाषाण जैसे शब्द आप देखिए, पूरा पाषाण यानी पूरा का पूरा पत्थर ही जल गया, साथ में पत्थरों के उपकरण जल गए, घर जल गया, गुफा जल गई। इसलिए बाद में उसने पहिए का आविष्कार किया ताकि दूसरी जगह जा सके। तो पूरा पाषाण काल, अब सब कुछ जल गया, नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, तो उसका मनोरंजन कैसे होता रहा होगा? उसकी जीविका कैसे चलती रही होगी? सीधी सी बात है, कुछ बचा ही नहीं तो बैठ के मच्छर मारेगा, मच्छर मारेगा यानी मच्छर का शिकार करेगा, और कुछ है नहीं तो उसी को खा भी लेगा। तो पूरा पाषाण जल गया यानी अब मनोरंजन के लिए बैठ के मच्छर मार रहा है, मच्छर का शिकार कर रहा है और उसी को खा ले रहा है। ऐसे आप याद करेंगे तो ये याद रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ट्रिक समाप्त होती है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब अगर सफिशिएंट लाइक नहीं आए तो फिर ये सीरीज में बंद कर दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। तो पहला प्रश्न है, साहित्य में काशार्पण किसे कहा गया है? प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम सिक्के, प्राचीनतम मंदिर या प्राचीनतम शैली को? दूसरा प्रश्न है, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, गौतमी बलश्री, रुद्रदामन या पुलकेशिन द्वितीय? तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल? दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसे ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।